आज से 300 साल पीछे चले जाइए और सोचिए, ना ही भारत पर अंग्रेजी सरकार थी और ना ही ब्रिटिश झंडा। लेकिन सवाल ये है कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारा भारत कैसा था? क्या पूरा भारत एक ही राजा के अधीन था? क्या सिर्फ यहाँ पर मुगलों का शासन था, या कहानी इससे भी कहीं ज्यादा पेचीदा है? उस समय भारत एक वास्ट टेरिटरी था, लेकिन आज की तरह ये एक सेंट्रलाइज्ड नेशन स्टेट नहीं था। यहाँ अनेक एम्पायर्स, किंगडम्स और रियासतें मौजूद थी। उत्तर भारत में मुगल पावर का प्रभाव था, दक्षिण में मैसूर जैसी शक्तियां उभर रही थी, मराठा पावर भी तेजी से बढ़ रही थी, और आगे चलकर पंजाब में सिख एम्पायर भी एक बड़ी शक्ति बनी। लेकिन उस वक्त का भारत केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं थी। हमारा भारत ट्रेड का भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। भारतीय कपड़े, मसाले, रेशम, नील और हस्तशिल्प दूर दूर के देशों तक पहुंचते थे। भारतीय कारीगरों की कला की दुनिया के कई हिस्सों में मांग थी। भारत की यही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदेशी व्यापारियों के लिए भी आकर्षण का कारण बनी, और फिर समुद्र के रास्ते यूरोपियन ट्रेडर्स भारत आने लगे। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। साल 1600 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। शुरुआत में उनका मकसद सिर्फ बिजनेस करना था, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद व्यापार करने वाली यही कंपनी भारत के पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने लगी। फिर आया 1757 बंगाल की धरती पर प्लासी का युद्ध। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। ये घटना बेहद इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वो सिर्फ व्यापार पे नहीं, धीरे धीरे वो सत्ता पर भी अपना पंख जमाने लगे। उधर मुगल इंपीरियर भी बेहद कमजोर हो रहा था, और फिर इतिहास पहुंचा वर्ष 1857 तक। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। विद्रोहियों ने दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सिंबॉलिक लीडर माना, लेकिन ये विद्रोह सफल नहीं हुआ। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपना नियंत्रण और मजबूत कर लिया और बहादुर शाह जफर को एक्साइट कर दिया। यहीं से भारत का एक नया और बेहद मुश्किल चैप्टर शुरू हुआ। अंग्रेजों ने भारत में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिन्हें आज भी डेवलपमेंट के रूप में देखा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी शासन से आर्थिक शोषण, अकाल और भारी नुकसान हुआ। तो आखिर अंग्रेजों ने भारत के लिए क्या अच्छा किया और क्या बुरा? जब अंग्रेज भारत आए तो वो केवल व्यापारी नहीं रहे, धीरे धीरे वो भारत की सत्ता को अपने हाथों में ले ली। लेकिन लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन को समझने के लिए हमें एक सवाल पूछना होगा, अंग्रेजों ने भारत के लिए क्या किया? वो क्या भारत के लिए विकास किया या फिर इसका शोषण किया? सच्चाई इन दोनों पहलुओं को समझे बिना पूरी नहीं होगी। अंग्रेजों के शासन काल में भारत में रेलवेज का विस्तार हुआ। साल 1853 में भारत की पहली रेल यात्री मुंबई से ठाणे के बीच चली। इसके बाद रेल का जाल धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगा। पोस्टल सिस्टम और टेलीग्राफ सिस्टम का भी बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। इन व्यवस्थाओं ने भारत के अलग अलग हिस्सों के जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई। ब्रिटिश काल में मॉडर्न एजुकेशन की व्यवस्था भी डेवलप हुई। इंग्लिश लैंग्वेज के माध्यम से साइंस, आधुनिक प्रशासन और पश्चिमी विचारों का भी प्रभाव बढ़ा। कानून की एक अधिक लीगल सिस्टम को विकसित किया गया, और आगे चलकर यही मॉडर्न एजुकेशन ने ऐसे भारतीयों की पीढ़ी तैयार की जिसने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की आवाज बुलंद की। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष काफी कठोर था। भारत के इकोनॉमिक को ब्रिटिश हितों के अनुसार ढाला गया। भारत से कच्चा माल बाहर भेजा जाता था और ब्रिटेन में तैयार वस्तुएं भारत में बेची जाती थी। भारतीय कारीगरों और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कई क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होती चली गई। कृषि पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कई क्षेत्रों में किसानों पर भारी लगान लगाया गया, और जब फसल खराब होती तो किसानों के सामने संकट और गहरा हो जाता था। भारत ने कई भयंकर अकाल भी देखे जिनमें लाखों लोगों की जान चली गई। इन अकालों के कारणों पर इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं, लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में भयंकर त्रासदी हुई थी। धीरे धीरे भारतीयों को यह एहसास होने लगा कि ये केवल शासन और प्रशासन का मामला नहीं था, ये उनके अधिकारों और उनके भविष्य का भी प्रश्न था। 1857 का विद्रोह हो या भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन, स्वतंत्रता की मांग धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में बदलने लगी। और फिर सामने आए दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी। तो क्या अंग्रेजों ने भारत में कुछ बनाया?
बिल्कुल बनवाया। रेल, डाक, तार, आधुनिक शिक्षा और प्रशासनिक संस्थाओं जैसी व्यवस्थाएं विकसित हुई। लेकिन सवाल ये भी है कि इनका पर्पस क्या था। इनमें से बहुत सी व्यवस्थाएं ब्रिटिश शासन की जरूरतें और आर्थिक हितों से भी जुड़ी थी, और दूसरी तरफ आर्थिक शोषण, असमान नीतियां और दमन ने भारतीय समाज में असंतोष को बढ़ाया। यही असंतोष आगे चलकर आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई में बदल गया। लेकिन भारत की आजादी सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से नहीं मिली, इसके पीछे लाखों लोगों के संघर्ष, त्याग और बलिदान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भारत के हर कोने से उठती हुई आजादी की आवाज। आखिर ये संघर्ष कितना लंबा था, किसने क्या कुर्बानियां दी और हमें आजादी कैसे मिली। 15 अगस्त 1947 भारत ने सदियों की गुलामी के बाद आजादी की सांस ली। लेकिन ये आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे थे वर्षों के संघर्ष, जेल की यातनाएं, गोलियां, लाठियां और अनगिनत बलिदान। लेकिन एक सवाल है, आखिर भारत आजाद कैसे हुआ। 1857 का विद्रोह भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने ब्रिटिश रूल को एक बहुत बड़ा संदेश दिया, भारत हमेशा चुप नहीं रहेगा। इसके बाद स्पिरिट ऑफ फ्रीडम धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और आने वाले दशकों में आजादी की मांग एक बड़े जन आंदोलन में बदल गई। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐसा नेता सामने आया जिसने संघर्ष का एक अलग रास्ता चुना, मोहनदास करमचंद गांधी। सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन आंदोलनों ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ दिया। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन केवल अहिंसक आंदोलनों तक सीमित नहीं था। दूसरी ओर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने भी अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। भगत सिंह को 1931 में फांसी दे दी गई। उनकी उम्र उस समय 23 साल की थी। उनका बलिदान युवाओं के लिए एक साहस और देशभक्ति का प्रतीक बन गया, और इस संघर्ष में भारतीय मुसलमानों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। 1857 में बहादुर शाह जफर ने विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार किया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खान अब्दुल गफ्फार खान ने अहिंसक आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। अशफाकुल्लाह खान ने क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया और 1925 में काकोरी कांड के बाद उन्हें फांसी दे दी गई। आजादी की लड़ाई की सबसे बड़ी ताकतों में से एक ताकत थी एकता। कई आंदोलनों में हिंदू और मुसलमान साथ साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। कंधे से कंधा मिलाकर जेल गए, लाठियां खाई और अपने जान की भी कुर्बानी दे दी, क्योंकि उस समय करोड़ों भारतीयों के सामने सिर्फ एक ही गोल था, भारत की आजादी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो चुका था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और ब्रिटिश इंडियन भारतीय सेना और नौसेना में बढ़ता हुआ असंतोष, इस सब ने ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ाया। आखिरकार ब्रिटेन ने भारत को सत्ता सौंपने का निर्णय लिया और फिर आया 15 अगस्त 1947, भारत स्वतंत्र हुआ। दिल्ली में तिरंगा लहराया और लाखों लोगों ने आजादी का जश्न मनाया। लेकिन उसी समय भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक चैप्टर शुरू हो चुका था, देश का विभाजन, भारत और पाकिस्तान का निर्माण और करोड़ों लोगों का विस्थापन। आखिर भारत के विभाजन क्यों हुआ और पाकिस्तान कैसे बना, और आजादी की खुशी के साथ इतनी बड़ी त्रासदी आखिर क्यों आई। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। लोगों ने तिरंगा फहराया, खुशियां मनाई, लेकिन दूसरी तरफ लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल रही थी, क्योंकि आजादी के साथ भारत का विभाजन भी हुआ, एक नया देश बना, पाकिस्तान। लेकिन सवाल ये है कि भारत के विभाजन आखिर में हुआ ही क्यों। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में भारत की राजनीति में हिंदू और मुसलमान समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर मतभेद बढ़ने लगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम राजनीतिक हितों के नेता बनकर उभरे। धीरे धीरे मुस्लिम लीग ने एक अलग राजनीतिक राष्ट्र की मांग को मजबूत किया। धीरे धीरे ये विचार मजबूत हुआ कि हिंदू और मुस्लिम के दो अलग राजनीतिक राष्ट्र हैं। इसे आगे चलकर टू नेशन थ्योरी के रूप में जाना गया।
साल 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया। इसी प्रस्ताव ने आगे चलकर अलग मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए अलग राजनीतिक मार्ग का आधार तैयार किया। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस संयुक्त और स्वतंत्र भारत की बात कर रही थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता में भागीदारी और भविष्य के भारत की राजनीतिक व्यवस्था को लेकर मतभेद लगातार बढ़ने लगा। साल 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने एक संयुक्त भारत का समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक सहमति नहीं बन सकी और परिस्थितियां तेजी से बिगड़ने लगी। साल 1946 में कम्युनल वायलेंस ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। कोलकाता सहित कई क्षेत्रों में भयानक दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए और हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच भय और अविश्वास और गहरा हो गया। देश के नेताओं के सामने एक बेहद कठिन प्रश्न था, क्या एक संयुक्त भारत को बचाया जा सकता है? साल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय बने। उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर की प्रक्रिया को और तेज किया। 3 जून 1947 को विभाजन की योजना सामने रखी गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अंततः इस योजना को स्वीकार कर लिया और ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र देशों में बांटने का निर्णय हुआ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी बाकी थी। रेड क्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमाएं निर्धारित की। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख अपने घर छोड़कर दूसरी ओर जाने के लिए मजबूर हो गए। परिवार बिछड़ गए, घर छूट गए और एक अनुमान के अनुसार 1 से 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। विभाजन की हिंसा में लाखों लोगों की जान गई। साल 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन विभाजन की कीमत आम लोगों ने चुकाई। ये केवल हिंदू और मुस्लिम की कहानी नहीं थी, ये उन लाखों इंसानों की कहानी थी जिन्होंने अपना घर, अपनी जमीन और कभी कभी अपने परिवार तक को खो दिए। अब सवाल था, जिस भारत ने आजादी हासिल की थी, आज वो कहां पर खड़ा है? साल 1947 से लेकर आज तक भारत कितना बदला? क्या हमने सच में इतना लंबा सफर तय किया है जिसका सपना फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था? साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां थी। विभाजन का दर्द, गरीबी, कमजोर अर्थव्यवस्था, कम शिक्षा और करोड़ों लोगों के सामने एक बेहतर भविष्य की उम्मीद। लेकिन आज लगभग 80 साल के बाद हमारा भारत कहां तक पहुंच चुका है? क्या इसमें तब्दीली आई है? क्या हमारा देश सच में बदल रहा है? आजादी के बाद भारत ने एक डेमोक्रेटिक पब्लिक बनने का रास्ता चुना। साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, एक ऐसा संविधान जिसमें देश के नागरिकों को इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस के आधार दिए और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में से एक। भारत लगातार चुनावों के माध्यम से अपनी सरकारें चुनता रहा। आजादी के शुरुआती वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर थी, लेकिन धीरे धीरे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन का विस्तार हुआ। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद की। सड़कें बनी, बिजली का विस्तार हुआ और शहर के साथ साथ गांव भी बदलने लगे। भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी एक लंबी छलांग लगाई। जिस देश के पास सीमित वैज्ञानिक संसाधन थे, उसी देश ने अंतरिक्ष में मिशन भेजे। चंद्रयान, मंगलयान और सूरज के अध्ययन के लिए आदित्य 11 मिशन भेजे। भारत की वैज्ञानिक क्षमता की पहचान बन चुकी है और आज भारत केवल अंतरिक्ष में ही आगे नहीं बढ़ रहा। एक समय था जब लंबी दूरी की बातचीत के लिए चिट्ठियां भेजी जाती थी। आज एक छोटा सा मोबाइल फोन दुनिया के किसी भी कोने से जोड़ सकता है। डिजिटल पेमेंट, इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं ने आम जीवन को तेजी से बदल दिया। भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे दुनिया के सामने एक मिसाल बन रही है। लेकिन क्या आज का भारत पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है? शायद नहीं। आज भी गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की असमानता, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सामाजिक असमानताएं जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। भारत ने बहुत प्रगति की है, लेकिन मंजिल अभी बाकी है। साल 1947 का भारत और आज 2026 का भारत, दोनों को एक साथ देखें तो फर्क साफ दिखाई देता है। जो कभी कॉलोनियल रूल के अधीन था, आज अपनी सरकार चुनता है, अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है और अंतरिक्ष में पहुंच रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था
व्यवस्था या तकनीक नहीं है। इस पूरी कहानी में हमने देखा अंग्रेजों से पहले का भारत, अंग्रेजों का शासन, आजादी की लड़ाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख और दूसरे समुदायों के लोगों का बलिदान, विभाजन का दर्द और फिर आजाद भारत का सफर। इतिहास हमें केवल ये नहीं बताता कि हमारे साथ क्या हुआ है, इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि अब हम आगे क्या बन सकते हैं। साल 1947 में भारत ने आजादी हासिल की थी, लेकिन भारत के निर्वाह आज भी जारी है और शायद भारत की सबसे बड़ी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद।